Hi everyone, welcome to next lecture. At about 1 से 2 क्वेश्चन हर साल पीएटी में आने हैं। बहुत इजी टॉपिक है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। इसको वाइट रिवॉल्यूशन क्यों बोलते हैं? वाइट रिवॉल्यूशन इज रिलेटेड टू श्वेत क्रांति। किससे संबंधित है? पहली बात तो ये क्वेश्चन आता है कि किससे संबंधित है श्वेत क्रांति। बोले तो मिल्क से। एज वी नो कि मिल्क का कलर कैसा होता है? वाइट, है ना। तो ये रिवॉल्यूशन हुआ था मिल्क के प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए, दूध के उत्पादन को बढ़ाने के लिए ये क्रांति हुई थी, इसीलिए इसको वाइट रिवॉल्यूशन बोलते हैं, है ना। इसी का अदर नेम या दूसरा नाम क्या है? ऑपरेशन फ्लड। ऑपरेशन फ्लड क्यों बोलते हैं इसको? सब चीज़ का मतलब है, ऐसे ही किसी चीज़ को कुछ नहीं बोल देते हैं, ठीक है। वाइट रिवॉल्यूशन बोले क्योंकि वाइट कलर का मिल्क जनरली अपन वाइट कलर का लेके चलते हैं, है ना, तो इसलिए श्वेत क्रांति उसका प्रोडक्शन इंक्रीज किए थे। ऑपरेशन फ्लड क्यों बोलते हैं? एकदम जैसे बाढ़ आ गई 1970 तक, 1970 तक इंडिया में मिल्क प्रोडक्शन बहुत कम था, है ना। हम लोग को बाहर से भी ऐसा तक कंडीशंस आ गई थी कि हमको बाहर से मिल्क इंपोर्ट करना पड़ता था, ठीक है, आयात करना पड़ता था। तो उसी प्रॉब्लम को देखते हुए उस समय इंडियन गवर्नमेंट ने एक ऑपरेशन चलाया, ऑपरेशन फ्लड, है ना। एकदम ऐसे करके इसके बाद क्या, 1970 के बाद 26 साल तक ये चला, 26 ईयर तक, 1996 तक, है ना, 1996 तक चला। इससे क्या हुआ कि एकदम मिल्क का प्रोडक्शन एकदम हाई हो गया, है ना। एकदम ऐसा हुआ जैसे बाढ़ आ गई, दूध की बाढ़ आ गई, दूध की नदियाँ बहने लगी, है ना, ऐसे टाइप का। तो उसीलिए इसको क्या बोलते हैं? ऑपरेशन फ्लड बोलते हैं, इसीलिए, ठीक है। ज़्यादा और नहीं दिमाग लगाना। फादर और वी कैन से आर्किटेक्ट, जनक, या हम बोल सकते हैं वास्तुविद। कौन है इसके वाइट रिवॉल्यूशन के? डॉक्टर वर्गीस कुरियन। ये क्वेश्चन आता है आपका, डॉक्टर वर्गीस कुरियन। कोरियन नहीं है ये, कुरियन उनका सरनेम है ना, डॉक्टर वर्गीस कुरियन। ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। आप फादर लिख के देगा आपको, या कहेगा आर्किटेक्ट कौन है, मतलब इसको स्टार्ट करने वाले, ये किसका, मतलब कॉन्सेप्ट किसका था वाइट रिवॉल्यूशन का, मेन फाउंडर कौन थे? डॉक्टर वर्गीस कुरियन थे, ठीक है। कभी कभी ये क्वेश्चन आता है कि द इंस्टीट्यूट विच इज रिलेटेड टू वाइट रिवॉल्यूशन, है ना, सब श्वेत क्रांति से संबंधित कौन सा इंस्टीट्यूट है? तो कई कई लोग बोल देते हैं एनडीआरआई है, कई बोल देंगे कि डेडी टेक के, कई मतलब बहुत से मेनली एनडीआरआई पे ज़्यादा फोकस करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जो वाइट रिवॉल्यूशन की स्टार्ट हुई थी वो कहाँ से हुई थी? एनडीडीबी से। एनडीडीबी, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। ये मैं शायद पहले भी आपको बता चुका हूँ। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, है ना। तो ये कहाँ पर है? आनंद गुजरात में।
सबसे पहले जब वाइट रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ उससे पहले 1965 में 1965 में एनडीडीबी फाउंड हुआ, पहले स्थापना की गई एनडीडीबी की 1965 में। उसके 5 साल बाद आफ्टर 5 इयर्स क्या स्टार्ट हुआ, ऑपरेशन फ्लड या वाइट रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ। ठीक है, एनडीडीबी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और पूछते हैं कभी कभी, फर्स्ट चेयरमैन कौन थे इनके, है ना। पहले चेयरमैन कौन थे, वही थे, कौन थे, डॉक्टर वर्गीस कुरियन सर थे। ठीक है, और प्रेजेंट में कौन चेयरमैन है इसके, ये भी अपन देख लेते हैं। वर्तमान में मैं पहले बता भी चुका हूँ, ये दिलीप रथ जी है ना, दिलीप रथ। ठीक है, प्रेजेंट में है, वर्तमान में चेयरमैन है एनडीडीबी के। ठीक है, तो 1965 में एनडीडीबी की फाउंडेशन हुई। ठीक है, उसकी स्थापना हुई। उसके 5 साल तक, मतलब इसको पूरी तरह फाउंड करके पूरी तरह एस्टेब्लिश किया गया 5 साल तक। 1970 में क्या लॉन्च हुआ, ऑपरेशन फ्लड लॉन्च हुआ। ऑपरेशन फ्लड या जिसको क्या बोलते हैं वाइट रिवॉल्यूशन, ये स्टार्ट हुआ। ठीक है, 1970 के बाद में इसके डिफरेंट फेजेस आए। 3 फेजेस में ये मेनली हुआ, 3 चरण थे इसके। ठीक है, पहला 1970 से 1981 तक, दूसरा 1981 से 1985 तक, तीसरा 1985 से 1996 तक। ठीक है, कोई ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते इन सब पे, बस आप देख लीजिए 3 फेजेस में ये हुआ था। ठीक है, 3 फेजेस, टोटल टाइम कितना लगा इसको, 26 ईयर्स का। कितना लगा, 26 ईयर या 26 साल तक ये ऑपरेशन फ्लड चला। स्टार्टिंग ईयर कौन सी है, 1970, ये क्वेश्चन आता है। 1965 में क्या कौन सा इंस्टीट्यूट बना, एनडीडीबी बना, ये क्वेश्चन आता है। एनडीडीबी के फाउंडर चेयरमैन डॉक्टर वर्गीस कुरियन है, ये भी आता है। प्रेजेंट चेयरमैन का आज तक पूछा नहीं गया, लेकिन पूछ सकते हैं तो अपन मना नहीं कर पाएंगे। कौन है, दिलीप रथ है। ठीक है, हेलो स्टूडेंट्स, चलिए हम लोग आज कंटिन्यू करते हैं ट्रिग्नोमेट्री में। नेक्स्ट टॉपिक है एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। से थोड़ा सा उसको समझ लेते हैं, पहले डिराइव कर लेते हैं। तो हम लोग बेसिक स्टार्ट किए थे जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना, तो उसमें क्या था, एक राइट एंगल ट्रायंगल ले रहे थे हम लोग। ठीक है, ठीक है, तो देखिए फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, जिसमें कि 3 होता है। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के टाइप 3 है, 3 प्रकार होते हैं। और उसमें क्या है, एक आपका ये राइट एंगल ट्रायंगल ले करके और उसको डिराइव कर लेते हैं। पहले मान लीजिए ये त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, जिसमें एक कोण क्या है, 90 अंश का है। ठीक है, अब इसमें हम लोग पढ़ चुके हैं कि ये क्या होता है, लंब होता है। ये एंगल थीटा मान लीजिए आप, तो ये लंब होता है, इसको हम लोग P से डिनोट करते हैं। ये आधार होता है बेस, इसको B से डिनोट करते हैं। और ये हाइपोटेनस होता है कर्ण, जिसको H से डिनोट करते हैं। पाइथागोरस थ्योरम आप लोग पढ़े होंगे 8वीं में, है ना, क्या था, h² = p² + b²। ठीक है, तो अब क्या है, उसी के हेल्प से सॉल्व होगा ये क्वेश्चन। जैसे कि h² हम लोग पढ़े हैं ना, p² + b²। ठीक है, तो अब ये एक इक्वेशन मान लीजिए आप इसको, और h² से डिवाइड कर लीजिए, डिवाइड बाई h² से भाग देने पर, हिंदी वाले। ठीक है, तो h² से जब हम इसको डिवाइड करेंगे इस इक्वेशन को, तो क्या हो जाएगा, h² हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में LHS में। यहाँ क्या हो जाएगा, p² हो जाएगा, प्लस यहाँ हो जाएगा b²/h²। इस h² से h² कैंसिल होके 1 हो जाएगा इधर वैल्यू। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग इसको लिख सकते हैं p/h का होल स्क्वायर, और प्लस ये हो जाएगा आपका b/h का होल स्क्वायर, और इक्वल टू उसको 1 को इधर लिख लिए। ठीक, अब देखिए p/h,
P बाई एच यहाँ पे आ जाते हैं थोड़ा सा, P ये है और H ये है, और हिंदी में इसको लंब बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। तो P बाई एच का मतलब क्या है, लंब बटा कर्ण, और लंब बटा कर्ण क्या होता है, साइन थीटा होता है। P बाई एच किसकी वैल्यू होती है, साइन थीटा का, तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, मतलब इसका वैल्यू हो जाएगा साइन थीटा। पढ़ा चुका हूँ, साइन थीटा इक्वल टू P बाई एच, लंब बटा कर्ण, ठीक। B बाई एच क्या होता है, कॉस थीटा होता है, तो ये कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये फार्मूला डिराइव हो गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये आपका फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी है। अब इससे दो फार्मूले और हैं, उसको भी आपको याद रखना पड़ेगा इसी के साथ। अब जैसे कॉस को इधर अगर ट्रांसफर कर दे राइट हैंड साइड, तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये एक फार्मूला और हो गया, याद रखेंगे। कहीं कहीं पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे आपको साइन स्क्वायर थीटा पुट करना पड़ेगा, कहीं कहीं साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे आपको 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा पुट करना पड़ेगा, ठीक है यहाँ तक। उसी प्रकार से यहाँ हम लोग लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब साइन स्क्वायर को राइट शिफ्ट करेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये आपका थर्ड इसका मतलब ये इसी से दो फार्मूले ये डिराइव हुए हैं। ये पहला ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी है, ये भी दोनों उसी से रिलेटेड है, इसको भी आप याद रखेंगे, ठीक। अब एक प्रूफ हो गया, ये कहाँ से आ रहा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। कहाँ से आया, तो पाइथागोरस थ्योरम से एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हम लोग पूरे इक्वेशन में एच स्क्वायर से डिवाइड कर दिए, डिवाइड करने के बाद ये आपको मिला P बाई एच का होल स्क्वायर प्लस B बाई एच का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। P बाई एच की वैल्यू हो गई साइन थीटा स्क्वायर है, तो साइन स्क्वायर थीटा, B बाई एच इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, ये 1 हो गया, ठीक। अब देखिए फिर उसी इक्वेशन में हम लोग क्या करेंगे, इस बार P स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे, तो सेकेंड आ जाएगा आपका, सेकेंड जो ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी है वो मिल जाएगा। क्या था, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर। ये डेरिवेशन आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, मैं बस समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। आपको डायरेक्ट फार्मूला याद रखना है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये याद रखना है। अब इस बार इसको क्या करेंगे, पी स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए, पूरे इक्वेशन को पी स्क्वायर से भाग दे दीजिए, पी स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए इस बार, तो ये बी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर। अब ये पी स्क्वायर से ये पी स्क्वायर कैंसिल होकर 1 हो जाएगा। अब फिर जो है इसको लिख लेंगे h बाई पी का होल स्क्वायर फार्मूला बनाने के लिए, 1 प्लस यहाँ भी b बाई पी का होल स्क्वायर। बेसिक ट्रिग्नोमेट्री जो मैं पहला क्लास लिया था, पहला दूसरा, उसको आप लोग एक दो बार और रिपीट कर लीजिएगा, ठीक है, देखते रहिएगा उसको बार बार। चलिए अब h बाई पी क्या होगा, तो एक छोटा सा यहाँ ट्रिंगल बना लेते हैं, राइट एंगल ट्रिंगल, ये p है, ये b है और ये h है। तो h बाई पी, P बाई एच क्या होता है, साइन थीटा, तो H बाई पी उसका उल्टा क्या होगा, कॉसेक थीटा हो जाएगा। स्क्वायर है तो उसका क्या करेंगे, स्क्वायर कर लेंगे, तो इसका मान क्या हो गया, कॉसेक स्क्वायर। क्यों हो रहा है, क्योंकि P बाई एच लंब बटा कर्ण होता है साइन थीटा, और कर्ण बटा लंब H बाई पी होता है कॉसेक थीटा, तो ये कॉसेक स्क्वायर हो गया। 1 है तो 1 और प्लस b बाई पी, तो p बाई बी मतलब लंब बटा आधार होता है tan थीटा, तो b बाई पी क्या होता है, cot थीटा होता है। फार्मूला ये सब लिखा चुका हूँ, तो ये हो जाएगा cot स्क्वायर थीटा। यानी ये सेकेंड ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी डिराइव हो गया, कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये आपको याद रखना पड़ेगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये सेकेंड ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी है, सेकेंड नंबर है ये, सेकेंड, ठीक है, ये याद रखना है। अब इसको भी डिराइव करेंगे तो इसमें भी कुछ छोटे छोटे फार्मूले मिलेंगे, जैसे कॉट स्क्वायर को इधर शिफ्ट कर लीजिए, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा। ये एक फार्मूला इसी से मिल गया, ठीक है। इसके अलावा और क्या मिलेगा आपको, तो इसके बाद जो है, अब ये देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन फार्मूला लिख रहा हूँ उस पर पीएटी में क्वेश्चन आया है ना, वो इंपॉर्टेंट है। तो देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ये, तो क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये भी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 के हो जाएगा। ये भी एक फार्मूला हो गया, ठीक। अब जो है देखिए, अब इन दोनों में रिलेशन मिलेगा आपको, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा और कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा में। जैसे हम लोग लिख सकते हैं इसको, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा
इक्वल टू, अब देखिए उधर 1 है तो 1, अब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई है तो ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, बटे में आ जाएगा नीचे कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। अब ये चीज़ देखिए कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल होगा 1 अपॉन कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा के। उसी प्रकार से ये बराबर क्या होगा, ये इधर जाएगा तो बटे में हो जाएगा, यानी हम लोग लिख सकते हैं कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। मतलब एक दूसरे के ये दोनों क्या है, रेसिप्रोकल हैं, एक की जो वैल्यू होगी उसी को बटे में कर देंगे तो दूसरा मान मिल जाएगा। जैसे इस पे एक आध एग्जांपल लिख दे रहा हूँ, जैसे मान लीजिए कोई बोल रहा है कि कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 7 है, तो कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का मान ज्ञात कीजिए, इसका मान क्या होगा। तो ये क्या होगा, ये बराबर होता है ना 1 अपॉन कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा के, और कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का मान 7 है तो ये कितना हो जाएगा, 1/7 हो जाएगा। मतलब उसी का उल्टा कर देंगे, उसका रेसिप्रोकल कर देंगे 1 अपॉन, जैसे देगा कि कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 10, तो कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू 1/10, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू 1/5, तो कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 5 हो जाएगा, उसका रेसिप्रोकल कर देंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ये इस पे आ चुका है एग्जाम में क्वेश्चन, इसी को बोल रहा हूँ कि एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। ठीक है, ये बराबर है 1 अपॉन कॉसेक माइनस कॉट के, और ये कॉसेक माइनस कॉट इक्वल है 1 अपॉन कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा के। ठीक, अब ये सेकंड था, अब थर्ड वाला का डिराइव करते हैं। थर्ड वाला, थर्ड में क्या है, तो वहीं से आएगा थर्ड भी, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एच स्क्वायर से एक बार डिवाइड कर लिए, एक बार पी स्क्वायर से कर लिए, इस बार बी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, तो बी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो एच स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। इस बार हम लोग बी स्क्वायर से डिवाइड कर रहे हैं तो ये कैंसिल होकर 1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका h बाई बी का होल स्क्वायर इक्वल टू p बाई बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस 1 हो जाएगा। अब फिर ट्रायंगल से समझ लेंगे इसको, ये p है, ये h है, ये b है, तो यहाँ पे क्या है, h बाई बी है, h बाई बी, b बाई h होता है कॉस थीटा, तो h बाई बी उसका उल्टा क्या होता है, सेक थीटा, यानी h बाई बी मतलब कर्ण बटा आधार, क्या हो जाएगा, सेक थीटा के स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा, यानी सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू, ये 1 को पहले लिख लेंगे, और p बाई बी मतलब लंब बटा आधार मतलब tan थीटा, तो उसका स्क्वायर कर लेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। यानी कहने का मतलब ये है कि सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, रिजल्ट आ गया इसका। ये थर्ड आइडेंटिटी है। पहली आइडेंटिटी क्या थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सेकेंड आइडेंटिटी क्या था, कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। थर्ड आइडेंटिटी क्या है, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से भी 2 फार्मूले आपको मिलेंगे, देखिए यहाँ से भी हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर को इधर शिफ्ट करेंगे तो माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये एक फार्मूला हो गया। इसी से फिर वही काम करेंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो फार्मूले से a प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो जाएगा, ये इक्वल टू 1 हो गया। फिर ये दोनों एक दूसरे में रिलेशन रेसिप्रोकल हो जाएंगे, जैसे कि सेक थीटा प्लस tan थीटा, यहाँ से क्या आएगा 1 अपॉन सेक थीटा माइनस tan थीटा आ जाएगा। उसी प्रकार से सेक थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन सेक थीटा प्लस tan थीटा के। तो ये सारे फार्मूले आपको अपने दिमाग में रखने हैं और इस पे बेस्ड हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अभी, ठीक है। हेलो एवरीवन, टुडे आवर टॉपिक इज़ क्लास स्पीसीज। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अभी तक मैंने जितने भी फाइलम आपको बताए हैं वो सारे के सारे आपके नॉन वर्टिब्रेट्स थे, अकशेरुकी थे, और अब जो मैं बताने जा रही हूँ वो आपके कशेरुकी हैं, जिसे क्लास स्पीसीज के नाम से, वर्ग मत्स्य के नाम से आपका जाना जाता है। चलिए देखते हैं कि मत्स्य वर्ग क्या होता है। इसे मीन के नाम से भी जाना जाता है, मीन या मछली वर्ग के नाम से भी इसे जाना जाता है।
क्लास स्पीसीज, जिसमें जितनी भी फिशेस हैं वो सारी की सारी क्लास स्पीसीज में आती। चलिए देखते हैं इसका कैरेक्टर क्या होता है। नंबर पहला मैं बताना चाहूँगी, आप सभी जानते हैं दे आर एक्वेटिक वर्टिब्रेट्स, ये सारे के सारे जलीय कशेरुकी होते हैं, जलीय कशेरुकी होते हैं। याद रखिएगा ये सारे के सारे कशेरुकी, एक्वेटिक वर्टिब्रेट्स, जलीय कशेरुकी। याद रखिएगा कशेरुकी किसको बोला जाता है, जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, पीछे जो मेरुदंड होता है वो पाया जाता है, और जितने भी अकशेरुकी होते हैं, नॉन वर्टिब्रेट्स होते हैं, उनमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती। तो इसके आधार पर इसे कशेरुकी और अकशेरुकी में विभाजित किया गया। तो ये सारे के सारे जितने भी होते हैं वो आपका एक्वेटिक वर्टिब्रेट्स होते हैं, जलीय कशेरुकी होते हैं। चलिए नंबर सेकंड देखते हैं, दे आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल। याद रखिएगा दे आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल, है ना, ब्लडेड एनिमल। याद रखिएगा ये जो होते हैं वो आपका शीत रुधिर तापी, शीत रुधिर तापी जंतु होते हैं, रुधिर तापी जंतु होते हैं। जो आपका एरिस्टोटल थे उन्होंने इसे डिवाइड किया था, एक एनाइमा और एक एनेमा, जिनमें आरबीसीएस प्रेजेंट होती है, जिनमें आरबीसीएस एब्सेंट होती है, जिनमें लाल रुधिर कणिकाएं पाई जाती है और जिनमें लाल रुधिर कणिकाएं नहीं पाई जाती है। आप देखेंगे जितना मैंने बताया है, आपका प्रोटोजोआ बताया, प्लेटीहेल्मिन्थेस बताया, निमेटीहेल्मिन्थेस बताया, इनके रुधिर में लाल रक्त कणिकाएं नहीं पाई जाती, परंतु जितने भी वर्टिब्रेट्स होते हैं उनमें आरबीसीएस प्रेजेंट होती है, लाल रुधिर कणिकाएं पाई जाती है। हमारे जो रक्त, दो प्रकार के रक्त कणिकाएं दो प्रकार की होती है, डब्ल्यूबीसीएस होती है और आपकी एक आरबीसीएस होती है, जिसे श्वेत रुधिर कणिकाएं कहते हैं और एक इसे लाल रुधिर कणिकाएं कहते हैं। तो ये जो होता है वो शीत रुधिर तापी होते हैं, कोल्ड ब्लडेड एनिमल जो होते हैं वो सारे के सारे मत्स्य में आते हैं। चलिए नंबर थर्ड जो देखते हैं कि इसका नंबर थर्ड कैरेक्टर क्या है, तो हार्ड इज टू चैम्बर्ड। अब ये मोस्ट स्पेसिफिक फंक्शन है। नंबर पहला मैंने वर्टिब्रेट्स का बता दिया कि इनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। तो जैसे आप पीसीज हटाएंगे, आप देखेंगे मसल्स हटाते हैं तो बीच में इनका इस प्रकार का एक जो होता है वो बोन दिखाई पड़ता है, कुछ इस तरीके की जो बोन होती है वो आपकी दिखाई पड़ती है। ऐसा लगता है कि कोई एक के ऊपर एक किसी बोन को क्या हुआ है, अरेंज किया हुआ है, इस तरीके का ये दिखाई पड़ता है। अब देखते हैं नेक्स्ट जो कैरेक्टर है वो कौन सा है ना। जो मैं बताना चाह रही हूँ, हार्ड इज टू चैम्बर्ड। इनका जो हृदय होता है वो द्विकोष्ठी होता है। हार्ड अपने कितने चैम्बर्ड का बना हुआ होता है, आपका 4 चैम्बर्ड का होता है। तो इनका हृदय कितने होता है, सिर्फ 2 कोष्ठी, द्विकोष्ठी। तो हार्ड इज टू चैम्बर्ड, याद रखिएगा, टू चैम्बर्ड, द्विकोष्ठी। हिंदी में इसे क्या कहा जाता है, द्विकोष्ठी। इनका हृदय जो होता है वो द्विकोष्ठी दिखाई पड़ता है ना। रेस्पिरेशन बाय गिल्स, याद रखिएगा जितने भी पीसीज होते हैं वो किस में पाए जाते हैं, जिनमें श्वसन किनके द्वारा होता है, गिल्स के द्वारा। क्यों गिल्स के द्वारा होता है, क्योंकि एक्वेटिक होते, टेरेस्ट्रियल तो ये होते नहीं है। मछलियां हमेशा कहाँ पर पाई जाती है, जल में पाई जाती। तो एक्वेटिक होने के कारण ये सारे के सारे किसके द्वारा श्वसन करते हैं, आपका गिल्स के द्वारा। तो रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन गिल्स, श्वसन जो होता है वो गिल्स के द्वारा होता है। अब मैं एक ये बता देना चाहती हूँ कि जो पीसीज वर्ग होता है उसको कौन से कैरेक्टर के अकॉर्डिंग इसको कंपेयर किया जाता है कि ये पीसीज वर्ग में आते हैं। तो आप मछलियों को हमेशा देखेंगे कि जो मछलियाँ होती हैं, पीसीज जो होती हैं, उनमें लैटरल लाइन पाई जाती है। आप पीसीज देखेंगे, आप एम्फीबियन का टैडपोल लार्वा देख लीजिए और पीसीज देख लीजिए, दोनों को यदि डिफरेंस किया जाता है, दोनों को यदि देखा जाता है, दोनों इक्वल दिखाई देते हैं, परंतु किसके द्वारा इसमें अंतर देखा जाता है। यदि डिफरेंस बिटवीन आप देखेंगे तो मछलियों के बीच में लैटरल लाइन पाई जाती है, ये इस तरीके का। ये इसमें स्कैली होते हैं, जो फिशेस होते हैं स्कैली होते हैं। फिन्स प्रेजेंट होती है इनमें, ये चीज़ याद रखिएगा आप लोग।
जो कि इनको तैरने में, है ना, आपका क्या करते हैं, फ्लोटिंग में, तैरने में क्या करती है, सहायता प्रदान करती है। और लैटरल लाइन जो होती है वो जल की धाराओं को चीरते हुए फिश जो होती है वो कुछ इस तरीके से क्या करती है, फ्लो करती, बहती है ना। तो इस तरीके से ये क्या करती, तैरने में ये फिन्स जो होते हैं सहायता करते हैं, और कुछ इस तरीके से लैटरल लाइन के द्वारा, इनमें लैटरल लाइन आर फाउंड, इनमें लैटरल लाइन जो होती है वो क्या होती है, प्रेजेंट होती है। चलिए देखते हैं कि इसमें से क्वेश्चन जो आता है वो किस टाइप का पूछा जाता है। हाय फ्रेंड्स, दिस इज आकाश पिपरे। तो यहाँ पास देखिए हम लोग पहला चीज देख रहे हैं क्या है, ये लिखा हुआ है सस्य विज्ञान, या जिसको हम लोग बोलते हैं एग्रोनॉमी। ठीक है, दिस इज अ पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर का एक अभिन्न अंग है, बहुत जरूरी चीज है। सबसे पहले तो हम लोग देख लेते हैं कि एग्रीकल्चर बेसिकली इसका कभी भी अपना परिभाषा या डेफिनेशन नहीं पूछता है, बट आप लोग एक बार जानकारी के लिए सुन लीजिए कि एग्रीकल्चर एक्चुअल में होता क्या है। और एग्रीकल्चर शब्द जो है, देखिए हमको इसमें से सिर्फ वही चीजों को हमको देखना है जहां से क्वेश्चंस आते हैं। समय वैसे भी बहुत कम है, 28 मई आपके पेपर का डेट अनाउंस किया गया, बट ये एक्सपेक्टेड डेट है, बट हो सकता है कि आगे चल के डेट बदले। ठीक है, तो हम सिर्फ वही पोर्शन या वही क्वेश्चन पढ़ेंगे जो वाकई में पिछले साल के कुछ पेपरों में आ चुके हैं या आने लायक हैं या संभावित हैं, या एक्सपेक्टेड जो क्वेश्चन है वही पढ़ेंगे। तो एग्रीकल्चर देखिए, सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि एग्रीकल्चर का मीनिंग क्या होता है। एग्रीकल्चर जो वर्ड है वो किस भाषा से लिया गया, किस शब्द से लिया गया। ठीक है, तो एग्रीकल्चर बेसिकली देखिए यार, ऐसा है कि एग्रीकल्चर कुछ नहीं है। एग्रीकल्चर एक साइंस है या एक आपका आर्ट है, ठीक, विज्ञान या कला है, जिसमें क्या करता है इंसान अपने जीविकोपार्जन के लिए या अपने जीने के लिए क्या करता है, वस्तुओं का उत्पादन करता है। ठीक है, जो 3 बेसिक थिंग्स होती हैं, 3 जो आवश्यक जो नीड होता है, या 3 जो क्या बोला जाता है कि 3 आवश्यक वस्तुएं होती है इंसान को जीवित रहने के लिए, वो होता है रोटी, कपड़ा और मकान। ठीक है, तो एग्रीकल्चर एक ऐसा सेक्टर है जो ह्यूमन को या इंसान को जीने की 3 जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, बेसिक नीड प्रोवाइड करता है, रोटी, कपड़ा और मकान। तो इसी साइंस को या इसी चीज के बारे में जब हम अध्ययन करते हैं तो उसको क्या बोला जाता है, एग्रीकल्चर। अब एक चीज ये याद रखिएगा कि एग्रीकल्चर में सिर्फ हम एग्रीकल्चर जब सुनते हैं तो हमको ये लगता है सिर्फ खेती खेती और खेती, बट ऐसा नहीं है। एग्रीकल्चर के अंतर्गत भी कई सारी चीजें आती है, जैसे कि क्या क्या आता है एग्रीकल्चर के अंतर्गत। एग्रीकल्चर से जुड़े हुए अन्य कई जो व्यवसाय हैं वो भी सम्मिलित होते हैं। इस कारण आजकल एग्रीकल्चर को बोला जाता है एग्रीकल्चर एंड या प्लस एलाइड। एलाइड मतलब होता है संबंधित व्यवसाय। संबंधित व्यवसाय क्या क्या होते हैं, एग्रीकल्चर के साथ जुड़ करके किसान और क्या क्या कर सकता है, अब आप जानते होंगे। जैसे कि क्या क्या कर सकता है, पशुपालन। ठीक है, और क्या क्या कर सकता है, मछली पालन। ठीक है, प्लस और क्या क्या कर सकता है, मधुमक्खी पालन। ठीक, एनिमल हस्बेंड्री हम बोलते हैं, या इसको डेयरी फार्मिंग बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं फिशरीज बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं बी कीपिंग या मधुमक्खी पालन। और बहुत सारी चीजें जो इसके अंतर्गत आती हैं, जैसे कि क्या हो गया, जैसे कि हम पढ़ते हैं क्या, सेरीकल्चर हो गया। ठीक है, सेरीकल्चर का मतलब क्या हो जाता है, सेरीकल्चर का मतलब होता है रेशम कीट का पालन होता है। ये सब चीजें हम क्या है आगे पढ़ेंगे। तो एग्रीकल्चर एक ऐसा सेक्टर या एक ऐसा विषय है जिस पे जा करके हम, या जिसके द्वारा हम सिर्फ कृषि के बारे में नहीं, कृषि से संबंधित अन्य और भी कई जो व्यवसाय हैं उसका भी अध्ययन करते हैं, उसकी क्या करते हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, एग्रीकल्चर। टोटली हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं। चलिए इसको मिटा देते हैं। ठीक है, अब अपन आगे देखते हैं। देखिए ये तो हो गया एग्रीकल्चर का डेफिनेशन। बेसिकली ये कभी नहीं पूछा जाता, इसीलिए इसके बारे में ज्यादा हमने डील नहीं किया। अब देखते हैं एग्रीकल्चर जो वर्ड है वो कहां से डिराइव्ड हुआ है। एग्रीकल्चर या कृषि, कृषि
ठीक है, तो देखिए एग्रीकल्चर जो है ये दो शब्दों से मिल करके बना है। इसमें पहला होता है एगर, एगर, ठीक है। एगर का अर्थ मतलब होता है मृदा, ये इसको बोलते हैं हम लोग सॉइल। एक होता है कल्चरा, ठीक है। तो देखिए दो वर्ड, पहला यहां एगर उठा लीजिए और दूसरा क्या उठा लेंगे अपन लोग, कल्चरा, ठीक। ये एगर का मतलब होता है मृदा और कल्चरा का मतलब क्या होता है, खेती करना। अर्थात मृदा के ऊपर हम किसी भी फसल के बीज को डाल करके उसकी जब खेती करते हैं तो वो कहलाता है एग्रीकल्चर। अब बात ये आती है, ये तो हमने जान लिया कि ये कौन कौन से शब्द से मिलकर के बना। पहला शब्द होता है एगर और दूसरा होता है कल्चरा। एगर का मतलब होता है मृदा और कल्चरा का मतलब होता है खेती करना, या इसको हिंदी में बोलते हैं संवर्धन, फार्मिंग, राइट, ठीक। अब ये तो हो गया पहली चीज कि एग्रीकल्चर जो शब्द है वो किन दो शब्दों से मिलकर के बना है। अब नेक्स्ट चीज देखते हैं कि एग्रीकल्चर जो शब्द है वो किस भाषा का है या किस लैंग्वेज का है। तो भाषा जो है एग्रीकल्चर जो भाषा है वो है लैटिन। एक चीज हमेशा याद रखिएगा, अभी हमको आगे चल करके कई और भी शब्द मिलेंगे, जैसे कि कौन सा होता है फ्लोरी, इसको हिंदी में बोलते हैं पुष्प उत्पादन, ठीक है। ये एक वर्ड हो गया। अब एक वर्ड हम लोग देख लेते हैं एग्रोनॉमी, सस्य विज्ञान, ठीक। तो देखिए एग्रीकल्चर, ठीक है, कल्चर, जिस शब्द के पीछे कल्चर, फ्लोरी कल्चर, जिस शब्द के पीछे कल्चर जुड़ जाता है, ये सिर्फ भाषा पकड़ने का मैं एक ट्रिक बता रहा हूं कि जिस शब्द के पीछे भी कल्चर जुड़ जाता है या कल्चर लग जाता है वो क्या हो जाता है, लैटिन। क्या हो जाता है, लैटिन वर्ड। इस चीज को अच्छे से समझ लीजिए कि जिस शब्द के पीछे भी कल्चर या कल्चरा लगा हुआ आपको मिलेगा वो शब्द किस भाषा से लिया गया होगा, वो शब्द लिया गया होगा लैटिन भाषा से। अब नॉमी के ऊपर आते हैं, देखिए एग्रो प्लस नॉमी, ठीक है। तो जिस शब्द के पीछे देखिए, पहले तो ये समझ लीजिए, पहला लिखते हैं कल्चर। कल्चर कौन सा है, लैटिन। कल्चर किसी भी वर्ड के पीछे जुड़ जाता है तो वो किस भाषा से लिया हुआ शब्द रहता है, लैटिन। अब सेकंड हम लोग देते हैं लॉजी स्लैश नॉमी, या किसी भी शब्द के पीछे यदि वाई क्या लग जाता है, वाई, तो वो हो जाता है ग्रीक। ग्रीक भाषा से लिया गया क्या हो जाता है, शब्द हो जाता है। ये दो चीजें आप अच्छे से याद करके रख लेंगे क्योंकि आगे चल के हमको यही चीज पढ़ना है, यही चीज काम में आएगी। कल्चर या कल्चरा किसी भी शब्द के पीछे लगता है तो वो किस भाषा से लिया गया, लैटिन भाषा से। नॉमी या लॉजी किसी भी शब्द के पीछे लगता है तो वो किस भाषा से लिया गया हुआ होता है, ग्रीक भाषा से, ठीक है। तो ये आपने पहला तो हमने देखा एग्रीकल्चर का क्या डेफिनेशन देखा, दूसरा हमने देखा एग्रीकल्चर जो शब्द है वो किन किन भाषाओं से मिलकर के बना है। एगर का मतलब होता है मृदा और कल्चर या कल्चरा का मतलब होता है खेती करना या संवर्धन करना, इसी को कहा जाता है क्या, एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर जो वर्ड है वो किस भाषा से लिया गया है, लैटिन भाषा से। और यदि एग्रोनॉमी पूछता है तो एग्रोनॉमी जो शब्द है वो किस भाषा से लिया गया है, जो कि यहाँ पास लिखा हुआ है एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी इज अ पार्ट ऑफ और इज अ बॉडी ऑफ एग्रीकल्चर। याद रखिएगा क्या है, एग्रीकल्चर का क्या है, पार्ट है एग्रोनॉमी, या क्या है, एक भाग है, या इसका वर्गीकरण में इसको हम लोग पढ़ते हैं, इसी का एक भाग है, ठीक है। तो अब हम लोग डील करते हैं किसको, एग्रोनॉमी को, क्योंकि एग्रीकल्चर हमने कर लिया। अब हम नेक्स्ट डील करेंगे किसको करेंगे, एग्रोनॉमी को, ठीक है। चलिए एग्रोनॉमी डील कर लेते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं एग्रोनॉमी क्या कहता है, फटाफट डील करेंगे। अभी तो पहली क्लास है इसलिए थोड़ा सा टाइम ले रहा हूँ, नेक्स्ट क्लास में क्या है थोड़ा कम टाइम रहेगा और आप लोग थोड़ा सा जल्दी कैच करने का कोशिश करेंगे तो बहुत अच्छा होगा, ठीक है। तो अपन इसको अभी यहाँ से मिटा लेते हैं, इरेज कर देते हैं।
इंग्लिश वाले बिल्कुल भी चिंता नहीं करेंगे इस चीज़ के लिए कि हमको इंग्लिश में नहीं बताया जा रहा है या नहीं समझाया जा रहा है। आपको नोट बिल्कुल इंग्लिश में आपको थ्रू द आपकी लैंग्वेज आपको टोटल नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। आपको बिल्कुल चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है इसमें, ठीक है। और एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ कि अभी क्या है, ये देखिए ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें क्या रहता है, सिर्फ रिवीजन सब चीज़ डिपेंड करता है। रिवीजन पर ही क्या है आप लोग का नंबर डिपेंड करेगा। यदि आप रिवीजन नहीं करेंगे तो आप लोग का नंबर नहीं आएगा। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको अगर आप छोड़ देंगे, थोड़े दिन के लिए भी छोड़ देंगे, तो आप इसको नहीं कर पाएंगे। कोई भी थ्योरेटिकल सब्जेक्ट ऐसा ही होता है, यदि आप उस सब्जेक्ट को थोड़े दिन के लिए भी स्किप करते हैं या छोड़ देते हैं या ये सोचते हैं कि अरे यार चलिए अभी तो थोड़े दिन बचे हैं, हम थोड़े दिन बात कर लेंगे, तो वो आपसे नहीं हो पाएगा। तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी मैंने जैसे कि बताया कि आपको किसका पार्ट है, ये है एग्रीकल्चर का ही एक पार्ट है। एग्रीकल्चर के क्लासिफिकेशन में हम इसको पढ़ते हैं। तो एग्रोनॉमी जो वर्ड है ये दो शब्द से मिलकर के बना है, एग्रोज। एग्रोज क्या, पहला जो शब्द होता है क्या है, एग्रोज, और दूसरा जो है वो क्या है, नोमस। क्या होता है, एग्रोज और नोमस। एग्रोज का मतलब क्या होता है, यहां पास एग्रोज का हम लोग मतलब देखते हैं। जो एग्रोज का जो हमारे यहाँ जो मीनिंग होता है वो होता है, क्या होता है, एग्रोज का मीनिंग होता है आपका फसल। एग्रोज, ठीक है, इसका मतलब होता है फसल। और नोमस का मतलब होता है कि इनका क्या करना, प्रबंधन। ये इसको बोला जाता है मैनेजमेंट, इसको बोला जाता है क्रॉप, ठीक है। तो देखिए जब कोई फसल किसी खेत में लगा दी जाती है, उसके बाद उस पे आपको खाद कितना डालना है, उसमें आपको पानी कितना डालना है, उसकी कटाई कब करनी है, ये सब चीजों का प्रबंधन ही जो है वो संपूर्ण रूप से क्या कहलाता है, एग्रोनॉमी। इसमें देखिए हम कई टाइप की फसल पढ़ेंगे, जैसे क्या होता है, धान्य फसल, ग्रेन्स क्रॉप, ठीक है। नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ेंगे इसमें हम लोग दूसरा क्या पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे आपका दलहनी फसल, पल्सेस, ठीक है। नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ेंगे क्या है, शर्करा फसल, जिसको क्या बोल दिया जाता है, शुगर क्रॉप्स। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, केवल सिर्फ ऐसा नहीं कि हम लोग धान की खेती पढ़ेंगे या हम लोग सिर्फ किसकी खेती पढ़ेंगे, गेहूं की खेती पढ़ेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें हम लोग टोटली जितने टाइप के भी हमारे पास क्रॉप आते हैं, चाहे वो फोडर क्रॉप हो, फोडर का मतलब क्या होता है, फोडर का मतलब होता है चारा वाली फसल हो, दलहनी फसल हो, धान्य फसल हो या शर्करा वाली हो, ये जितनी भी फसलें हैं सबका क्या हम लोग करते हैं, अध्ययन करते हैं और उसको क्या करते हैं, मैनेजमेंट उसका किया जाता है या उसका प्रबंधन खेत में किया जाता है। तो देखिए अब ये तो हो गया एग्रोनॉमी का, हमने देख लिया कि कौन कौन शब्द से मिलकर के बना है। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे कि जो एग्रोनॉमी है, जो ये वर्ड है वो किस भाषा से लिया गया है। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि नॉमी, या जिस शब्द के पीछे वाई लग जाता है, नॉमी, ठीक है। तो इसके पीछे लगा वाई, तो ये हो जाएगा ग्रीक। ग्रीक भाषा से लिया हुआ क्या है, एक शब्द है जिसको हम क्या कहते हैं, एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी का मतलब होता है जो दो वर्ड से मिलकर के बना है। इसमें पहला वर्ड है एग्रोस, जिसका मतलब होता है फसल या क्रॉप, और नोमस जिसका मतलब होता है प्रबंधन या मैनेजमेंट करना। ये हमने यहाँ क्लियर कर दिया। तो आपका एग्रोनॉमी खत्म हो गया। पूछेगा एग्रोनॉमी किस भाषा से लिया गया शब्द है, तो आप बताएंगे किस भाषा से लिया गया शब्द है, आपका ग्रीक भाषा से लिया गया शब्द। नेक्स्ट देखते हैं उद्यान विज्ञान या हॉर्टिकल्चर, ठीक। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, रेजिस्टेंस के फोर्थ पार्ट में आपका स्वागत करता हूं मैं। मेरा नाम है अरुण कुमार। चलिए तो मैं लेक्चर स्टार्ट करता हूं। तो ये है मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन। दिखने में तो बहुत ही ज्यादा लेंथी दिख रहा है, लेकिन बहुत इजी है। पहले ही मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर चुका हूं प्रीवियस वीडियो लेक्चर में व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में। ये क्या है, आपका P है, ये क्या है, आपका Q है, ये क्या है, आपका R है, और ये क्या है, आपका S है। क्या है ये आपका S। B के अपोजिट जस्ट देखिए D,
तो ये सब जो चीजें हैं व्हीटस्टोन ब्रिज को क्या है बहुत अच्छे से फॉलो कर रही है, तो इसको मैं क्या करूंगा यहां से हटा दूंगा। सेम यहां पर भी क्या होगा, सेम वैसे ही होगा, इसको भी मैं क्या कर दूंगा यहां से रिमूव कर दूंगा। कौन सा कॉन्सेप्ट है ये, व्हीटस्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट है। चलिए इसको मैं आगे यहां से तैयार करता हूं। उसके पहले मैं आपको बता दूं 2 और 2 क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। यहां से भी 2 और 2 यहां पर आपका क्या हो जाएगा 4, ये भी आपका 2 और 2। देखते हैं पूरा इसको सॉल्व करते हैं अच्छे से। ये मैं यहां पर आपका तैयार किया a, ठीक, ये आपका हो गया 2, ये हो गया आपका 2, ठीक। यहां से आपका क्या हो गया देखते हैं 2, ठीक, ये भी आपका क्या हो गया 2, ठीक। यहां से मैं इसको सॉल्व किया, ये g हो गया आपका, ये आपका हो गया 2 और ये भी आपका क्या हो गया देख सकते हैं आप बहुत अच्छे से, ये भी आपका क्या हो गया 2, है ना, 2 और ये भी आपका क्या हो गया 2 हो गया। क्लियर है, ये आपको बहुत अच्छे से दिमाग में रखना है। तो पहले तो मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि ये दोनों किस में है, पैरेलल में है, और ये दोनों भी किस में है आपके पैरेलल में है। तो क्या होगा 2 × 2 2 + 2 4/4 कितना आएगा आपका 1, ठीक। तो इसका भी कितना आएगा 1 आएगा, ये भी 1 और ये भी 1, ठीक। तो यहां से आपको एक चीज का ख्याल रखना है, ये पूरी चीजें मैं डिलीट करता हूं और इसके बीच में लिखता हूं कितना हो जाएगा, 2 ठोक चीजें आएंगी मेरी 1 और ये भी क्या आएगा मेरा 1, और ये 1 और 1 दोनों सीरीज में कितना हो जाएगा मेरा ये 2 हो जाएगा, और 2 और 2 ये कितना हो जाएगा मेरा 4, और नीचे भी कितना हो जाएगा मेरा 4 हो जाएगा। इस चीज का आपको क्या है बहुत अच्छे से ख्याल रखना है, ठीक। तो जैसे कि मैं यहां से आपको पूरा क्या है पूरी चीजें क्लियर कर देता हूं, ठीक। क्या क्या आया था, ऊपर कितना था 4 था, नीचे कितना है 2 और ये आपका कितना है 4, तो ये कितना हो जाएगा 1/4 और ये कितना हो जाएगा 1/2, ये कितना हो जाएगा 4, 1 + 1 + ये कितना हो जाएगा 2, 4 कितना हो जाएगा 4 और ये कितना आ जाएगा 1, तो 1/r टोटल = कितना है आपका 1। अब इसको पलटोगे भी तो आपका कितना वैल्यू आएगा 1 आएगा, ये चीज क्लियर रखिएगा। तो ऑप्शन जो आंसर है आपका मैं आपको यहां पर क्लियर कर दूं, आंसर है बी। क्लियर है, तो आप इस चीज को जरूर ख्याल रखेंगे। फिर से एक बार मैं इस क्वेश्चन को क्या है हल्का सा क्लियर कर देता हूं आपको, ठीक है ना, देख सकते हैं आप, ठीक। इसको क्या करना है रिमूव करना है, व्हीटस्टोन ब्रिज इसको क्या करना है रिमूव करना है। ये और ये दोनों किस में होंगे पैरेलल में होंगे, ये और ये दोनों किस में होंगे पैरेलल में होंगे। क्लियर है, बस आपको ये क्वेश्चन को ऐसा सॉल्व करना है, दिमाग में जरूर रखिएगा इस क्वेश्चन को ताकि आपके लिए बहुत इजी हो सके। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाता हूं, ये है मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक। ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हीटस्टोन ब्रिज है, बहुत इजी है, ठीक। देखते हैं P/Q, ये क्या है आपका P, ठीक है ना, इजी है बहुत। ये आपका क्या है P है, ये क्या है Q है, ये क्या है R है और ये क्या है S है। तो P/Q कितना हो जाएगा 2/2 और ये क्या हो जाएगा 4/4, 1 = 1, ठीक। इसको क्या कर दूंगा मैं रिमूव कर दूंगा, ये दोनों किस में हो जाएंगे सीरीज में। टोटल कितना हो जाएगा 2 + 2 कितना हो जाएगा 4, और ये भी दोनों सीरीज में हो जाएंगे, 4 + 4 कितना हो गया 8। तो जैसा कि आप देख सकते हैं बहुत इजी है, ठीक। ये कितना हो गया आपका 4 और 8, ये दोनों किस में है पैरेलल में है, तो क्या हो जाएगा 8 × 4 8 + 4, तो ये कितना हो जाएगा 8 × 4 32 12, ठीक है ना। ये आपका हो जाएगा 8/3, ठीक। 8/3 ऑप्शन में आपके दिया हुआ है, ठीक। कितना दिया हुआ है ऑप्शन नंबर आपका क्या है बी है 8/3। क्लियर स्टूडेंट, बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको क्या है इस पे ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मेरा बहुत इजी है, ठीक।
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप इस चीज को जरूर ध्यान देंगे। ठीक, आप देख सकते हैं कि इसको मैं क्या ले सकता हूं Q, इसको क्या ले सकता हूं Q, इसको मैं क्या ले सकता हूं R, और इसको मैं क्या ले सकता हूं S। अब देखते हैं कि सभी बराबर है कि नहीं। P by Q 4/8 और ये क्या है R by S। ठीक, और ये क्या है 2/4 बराबर आता है कि नहीं। ठीक, ये कितना आया 1/2 और ये भी 2। ठीक, दोनों बराबर आ रहा है। क्लियर, 1/2 इज इक्वल टू 1/2, मतलब कौन सा ब्रिज है, ये व्हीटस्टोन ब्रिज है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज में आप इसको क्या कर देंगे, कैंसल कर देंगे। ठीक, अब कैंसल कर देने के बाद देखिए 4 + 8 कितना हो गया आपका 12। ठीक, और यहां पर 2 + 4 कितना हो गया आपका 6। ठीक, तो मेरा यहां पर वैल्यू कितना है जरा देखिए, ठीक कितना है 12 है और मेरा कितना है 6, दोनों पैरेलल में है, समांतर में है। तो 12 × 6 12 + 6, तो देखते हैं कितना आंसर आता है मेरा यहाँ पे। ठीक, 18 6 3 और ये कितना हो गया मेरा 4। तो ऑप्शन में जो आंसर आपका आएगा वो है ऑप्शन नंबर क्या है आपका बी। इट्स सो सिंपल स्टूडेंट। ठीक, आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और व्हीटस्टोन ब्रिज से ही रिलेटेड है। आप पहले बैलेंसिंग की कंडीशन को अप्लाई करेंगे, संतुलन बिंदु को देखेंगे कि आ रहा है कि नहीं, फिर व्हीटस्टोन ब्रिज को जज करेंगे। यहां तक कि आपको पूरा क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक, तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाऊंगा। ठीक, ये रहा मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये क्वेश्चन किससे रिलेटेड है, ओपन सर्किट से रिलेटेड है। खुला परिपथ ओपन सर्किट जिसमें करंट नहीं बहता, तो रेजिस्टेंस का क्या काम होगा, फिर वहां पे कोई काम है क्या। रेजिस्टेंस तभी लगाते हैं जहां पर करंट को थोड़ा सा हम क्या कर सके, रोक सके। जब करंट ही फ्लो नहीं हो रहा है आपका, तो फिर रेजिस्टेंस का क्या काम है, पहले चेक करते हैं किसके किसके बीच निकालना है, ए और किसके बीच निकालना है, सी के बीच निकालना है। तो ये तो ओपन है यहाँ पे, इसको क्या करूंगा मैं यहां से हटा दूंगा। ये डी भी ओपन है, इसको मैं क्या करूंगा यहां से क्या कर दूंगा, हटा दूंगा। उसके बाद सर्किट देखिए कैसा तैयार होता है, आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से। ठीक, ये मेरा ऐसा गया, ये मेरा ए और सी के बीच निकालना है। ठीक, यहां पर कितना है वैल्यू 10 है, 10 है, 10 है, 10 है, ये यहां पर भी कितना है 10 है और ये भी कितना है 10 है। तो ये दोनों किसमें होंगे, सीरीज में। ये कितना हो जाएगा 20। क्लियर, तो मैं यहां से हल्का से इसको क्या करता हूं, रिमूव करता हूं। ठीक, हल्का सा मैं इसको क्या करता हूं, रिमूव करता हूं। ठीक, फिर से मैं इसको बना लेता हूं। ये 20 हो गया। ठीक, यहां पर क्या है 10 और है। ठीक, इस चीज को क्लियर रखेंगे। 20 और 10 किसमें है, पैरेलल में है, तो 20 इंटू क्या हो जाएगा ये 10, 20 + 10 200 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा ये 30, 20/3 आया मेरा। कितना आया इसका वैल्यू 20/3। ठीक, लेकिन उससे पहले हमको एक चीज का ख्याल रखना है। क्या ख्याल रखना है कि ऊपर भी मेरा कुछ था। ठीक, तो मैं आपको क्या है फिर से प्रीवियस करके दिखाता हूं चीजें को। ठीक, तो देखिए पहले तो मेरे को यहां पर ये सॉल्व करना पड़ेगा। 10 + 10 किसमें है, सीरीज में। ठीक, इसको भी मैं सॉल्व किया और इसका वैल्यू जो आएगा मेरा कितना आएगा। ठीक, मैं बताता हूं आपको यहां पे। ठीक, ठीक, हाँ, तो ये 20 और 20 किस में है, पैरेलल में है। तो 20 इंटू क्या हो जाएगा 20, 20 प्लस क्या हो जाएगा आपका 20, ये आपका हो जाएगा 400 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 40, ये कैंसल और ये कितना है मेरा 10 आया। क्लियर है ये चीज, 10 आया। इन दोनों को सॉल्व किया तो मैं अब देखते हैं कि तीनों का क्या वैल्यू आ रहा है।
ठीक, तो a और b के बीच a और क्या बोलते हैं यहाँ पर 10 था, फिर ये भी 10 और ये भी क्या है आपका 10 c के बीच। तो 10 प्लस 10 कितना हो गया 30। आंसर आपका यहाँ पर आ जाएगा 30। कितना आ जाएगा आंसर आ जाएगा स्टूडेंट आपका 30। ख्याल रखिएगा कि वो भी सीरीज में था 10 प्लस 10। ठीक, पहले मैंने 10 लिया था लेकिन बाय मिस्टेक उसको देखना भूल गया मैं, तो वो 10 प्लस 10 20 होगा, फिर 20 20 इसमें होगा आपका पैरेलल में होगा, समांतर में होगा। तो आंसर आपका आया है सी। क्लियर है? तो इस चीज को आप क्या है ख्याल रखेंगे बहुत अच्छे से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मैं जाऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, है ना। ये टाइप ऑफ रेजिस्टेंस का एक बहुत ही अच्छा अनोखा क्वेश्चन है। इसमें क्या करना है आपको, कनेक्शन ब्रेक करना है। क्या ब्रेक करना है आपको, कनेक्शन ब्रेक करना है। तो कनेक्शन कैसे ब्रेक होगा जरा देखते हैं। ठीक, आपको मैं बता दूं कि इस क्वेश्चन में आपका यहां से क्या होगा, कनेक्शन क्या होगा, ब्रेक होगा। अब कनेक्शन ब्रेक होगा तो देखिए ये कुछ ऐसा बनेगा, आप अच्छे से देखिएगा जरूर। ये 1 है, ये है आपका ऐसा और ये है आपका ऐसा। ठीक, ये आपका ऐसा है, ये आपका ऐसा है, ये आपका ऐसा। ठीक, तो मैंने कनेक्शन ब्रेक करने को बोला था यहां से, तो मैं कनेक्शन ब्रेक करता हूं, देखते हैं कैसा आता है कनेक्शन। ठीक, तो देखते हैं ये कनेक्शन आपका ब्रेक हुआ ऐसा। ठीक, ये हुआ आपका 1 और ये आपका हुआ 1। अब ये दोनों किसमें सीरीज में, 1 प्लस 1 कितना हो गया 2 और ये कितना आपका 1 है। ठीक, तो मैं इसको फिर से तैयार करता हूं। 1 प्लस 1 कितना हो गया 2। ठीक, तो यहाँ पर ये क्या हो गया आपका 2 हो गया। अब ये दोनों किसमें है, पैरेलल में है, तो 1 into 2 और ये कितना हो जाएगा 1 plus 2, तो 2 by कितना हो जाएगा ये 3। तो मैं इसको लिखूंगा कितना 2 by 3। ठीक, चलिए देखते हैं 2 by 3 में इसको लिख देता हूं। ठीक, ये कितना हो गया मेरा 2 by 3। यहाँ पर वैल्यू कितनी है 1 है और यहाँ पर भी वैल्यू कितनी 1 है। ये 1 plus 1 है, ये कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। इसको मैं फिर से तैयार करता हूं। ठीक है ना, ये कितना हो जाएगा 2। अब ये तीनों किसमें है, सीरीज में। चलिए जोड़ देते हैं 1 2 by 3 और ये 1। ठीक, कितना हो जाएगा ये 3 3 6 8 by 3 कितना हो जाएगा ये 8 by 3। अब 8 by 3 को मैं यहां से पूरा लिखना स्टार्ट कर देता हूं। ठीक, अब ये दोनों पैरेलल में है। 8 by 3 into 2 8 by 3 plus 2। ठीक, ये आपका हो जाएगा 16 by 3 और ये कितना हो जाएगा 3 2 से कितना हो जाएगा 6। 8 plus 6 कितना हो जाएगा आपका 14 by 3। ठीक है, ये 3 और ये 3 कैंसिल हो गया आपका। ठीक, अब ये जो है आपका 16 by क्या हो जाएगा 14, ये कैंसिल होगा 8 by 7। तो आंसर जो है आपका 8 by 7 है। ठीक, ये 8 by 7 आंसर नंबर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, डी। ठीक, तो स्टूडेंट ये मेरा क्या है, वीडियो का क्या बोलते हैं लास्ट क्वेश्चन था। ठीक, ऐसे ही क्या है प्रीवियस वीडियो क्या है आप मेरे क्या है देख सकते हैं। ठीक है, और भी कुछ डाउट होगा आपको वीडियो के सेशन में। ठीक, तो आप मेरे से जरूर क्लियर करेंगे, तो इसका मैं नेक्स्ट पार्ट जो है आपके सामने लेके आऊंगा। सो ऐसे ही क्या बोलते हैं चैनल में बने रहिए। थैंक यू सो मच।